गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने क्या देखे थे? डीपीएसपी है ना। तो डीपीएसपी के बाद में राष्ट्रपति का पद आता है, प्रेसिडेंट। तो परीक्षाओं के प्रश्न के हिसाब से एक बार सारे प्रश्न प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन सबसे पहले लिखने चाहिए। मेंस के अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार लिख लीजिए। उसके बाद फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए प्रेसिडेंट से जुड़े हुए। और अब आप गूगल का सहारा लीजिए, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जनरल स्टडी, ऐसा करके गूगल में लिखेंगे तो अब जनरेटिव एआई वाला वो ऊपर ही दे देता है, तो आपको ऊपर ही निकाल के दे देगा। अब गूगल भी एआई का यूज़ करता है तो ऊपर निकाल के आपको वो क्वेश्चंस दे देगा, नहीं तो लिंक बता देगा कि कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप जा करके आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चंस। दूसरे नंबर पर इस साल उसका रिलेवेंस क्या है किसी भी क्वेश्चन का। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव इस साल नहीं है इसलिए रिलेवेंस बहुत कम है, या फिर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के ऊपर कुछ कमेंट किया हो। तो ऐसा 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है। लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए हमको तैयार तो करना पड़ेगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 कहता है, तो 52 से 62 एक तरह से राष्ट्रपति के ऊपर है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो प्रक्रिया है वो है एक तो निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की जो पद की जो शर्तें हैं वो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो अच्छी मानी जाती है, मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एक समझदार व्यक्ति को अच्छे से रटना पड़ेगा उसको। और उसका कारण है कि हम राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुन रहे थे प्रधानमंत्री की तरह या फिर सांसद की तरह, बल्कि हम लोग उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं हम लोग उसको। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे उसको चुना जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, अभी जो हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम लोग कहते हैं, उसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 100 वोटर हैं और अगर 50 उपस्थित हैं वोट देने के लिए, वोट देने केवल 50 आए, किसी को 8 मिला, किसी को 9, किसी को 7, तो जिसको 11 मिल गया वो जीत गया। तो 100 में से जिसके पास 11 वोट हैं वो भी जीता हुआ है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सेकेंड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में, कि वो जो 100 लोग हैं उनमें से जो केवल 3 हैं उनका भी कोई न कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। वहाँ पर 3 लोग हैं तो उनका भी कोई न कोई एक रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से वहाँ तक पहुँचेगा। 4 हैं तो 4 का पहुँचेगा, 11 हैं तो 11 का पहुँचेगा, 7 है तो 7 का पहुँचेगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव प्रणाली है वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में, उसके वोट काटने के लिए भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा ले गया, तो 100 अगर वोटर हैं उस जगह पर और किसी के अगर 9 हाईएस्ट है तो 9 वाला जीत जाएगा। तो जबकि 91 लोग तो उसको पसंद नहीं करते। 91 लोग तो ना तो उसको, हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हों लेकिन गुस्सा भी नहीं है, वो केवल उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन 91 लोगों का तो मत उसके प्रति नहीं है, ठीक है ना। तो भारी भरकम जो बहुमत मोदी जी को भी मिला तो उसमें 37 था। 37% ही देश की जनता जो है उनको चाहती है, उसमें वो सबसे लोकप्रिय है और इतनी सारी सीटें हैं केवल 37 पे, है ना। और 37 से जब 37 से जो 39 हुआ था 19 में, तो ज़्यादा सीटें थी।
और अब जब वापस वो तीसरी बार में वापस 36 या 37 तक, वो 36 थोड़ा सा नीचे चला गया तो सीटें एकदम घट गई। तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, केवल इस देश की 2% जनता ने ही उनको पसंद करना शुरू किया है। एक्स्ट्रा पसंद किसकी है, कितने प्रतिशत जनता की है? ओनली 2% जनता की है। और ये जो कांग्रेस है ये किसी समय में 60-70% तक रही है जनता की पसंद। तो 60-70% जनता जो है वो पसंद करती थी किसी समय में, और ऐसी पार्टी का क्या हाल हुआ आप समझ सकते हैं। तो फिर जो केवल 2% एक्स्ट्रा जनता है वो तो कभी भी बिदक सकती है और किसी भी मुद्दे पे बिदक सकती है। तो आप लोग समझिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत रिस्की है। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो भी उसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा, माइनॉरिटी है तो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, क्या होता है, माइनॉरिटी का कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि उसके वोट की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज में है, तो उसके लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है ना, माइनॉरिटी के लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बीजेपी किसी एक भी व्यक्ति मुसलमान को वोट अगर टिकट न दे तब भी उनकी सरकार बन जाती है। और ऐसा होता भी है कि वो एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं और उसके बावजूद सरकार बन जाती है। बट उसमें हो पाएगा क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में? उसमें नहीं हो पाएगा। उसमें तो जितना प्रतिशत जनसंख्या है उतने प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे। तो राष्ट्रपति को हम लोग उसी तौर पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसको हम निर्वाचन मंडल कहेंगे, कि जो लोग मिलकर के जो है वोट देंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो संसद के सारे सदस्य हैं। तो सारे सदस्य नहीं बोलेंगे हम लोग, मनोनीत वाले हटा देंगे क्योंकि राष्ट्रपति है। राज्यसभा में भी 12 सदस्य वो हटा देंगे, है ना। और उधर एंग्लो इंडियन वाले अभी हैं नहीं, लेकिन उसको भी हटाया जाता है। और इस तरह से विधायकों में विधायक चुने हुए विधायक विधान परिषदों विधान सभाओं के, और साथ साथ यूनियन टेरिटरी के। यूनियन टेरिटरी में जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली में विधानसभा है तो वहाँ के चुने हुए लोग, यानी हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन। और विधान परिषद को नहीं काउंट करते क्योंकि विधान परिषद फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन से बनती है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। तो पूरा मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या राष्ट्रपति को इसी तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप MPPSC दे रहे हैं और अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति पद के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद का इम्पोर्टेंस क्या है, राष्ट्रपति का पद क्यों है, राष्ट्रपति का पद क्या है, अगर इस टाइप से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा। और वो ये है कि 2 प्रकार का सिस्टम होता है। राज्याध्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी एक सरकार जो होती है प्रेसिडेंशियल की होती है। दूसरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम प्रेसिडेंट को इस तरह से चुन रहे हैं, और अमेरिका प्रेसिडेंट को कैसे चुनता है, तो हमारा प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह नहीं है। हमने प्रेसिडेंट का जो पद लिया है वो एक तरह से क्राउन को कॉपी किया है, ब्रिटेन के क्राउन को कॉपी किया है। तो उसको हम रबर स्टाम्प के तौर पर ही चुन रहे हैं। जबकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सरकार का प्रमुख है, सत्ता का प्रमुख है। हमारा यहाँ पे भी सत्ता का प्रमुख है, लेकिन वो क्राउन की तरह है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यदि आप बात करें तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और अकाउंटेबल भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी अलग शक्तियाँ होती हैं, और वो कुछ चीज़ों में जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर हो जाता है, कुछ चीज़ों में वो एक्स्ट्रा पावर रखता है, और उसका इम्पीचमेंट आसानी से नहीं हो सकता। खास करके उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट नहीं लाया था तो वो स्टेबल गवर्नमेंट है। वो क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट का है। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है वहाँ का प्रेसिडेंट। हम उस प्रेसिडेंट से यहाँ के प्रेसिडेंट की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये, तो हमारे संविधान निर्माता 2 पावर सेंटर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो
उस प्रकार का प्रेसिडेंट बना देते तो बहुत पावरफुल हो जाता और उसका दावा भी होता मैं जनता का सीधा प्रतिनिधि हूँ, तो प्रधानमंत्री उसके सामने डाइल्यूट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पकड़ा है और उसमें फिर हमने प्रधानमंत्री को पावरफुल बनाया। तो हमारे यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बहस चल रही है, आप आम्बेडकर पे देख रहे हैं, क्यों बहस है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरा यही खेल है इस देश का। ठीक है ना, यही खेल है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र बनाने में बीच में रोड़ा है। हिंदू राष्ट्र बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के रहते रहते हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। आप कहोगे नहीं सेक्युलरिज्म वर्ड इंदिरा गांधी ने डाल दिया है इस वजह से वो सेक्युलर हो गया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक जो आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल वो सेक्युलर है, उसकी लैंग्वेज ही सेक्युलर है। वो इंदिरा गांधी के शब्द के डालने से नहीं होता वो। ठीक है, उस शब्द के स्वर्ण सिंह कमीशन से और उससे और ऐसा कुछ हो गया और उसमें इंट्रोड्यूस हो गए 3 वर्ड, नहीं। समाजवादी नेचर उसका पहले से था, इंटीग्रिटी बात तो संविधान में पहले से है और सेक्युलरिज्म भी पहले है। वो एक्सप्लिसिटली डालने से ये है कि हाँ लोगों को ख्याल रहे, यानी कि जब सभी लोग बाहर जूते उतार रहे हैं तो जूते बाहर ही उतार रहे हैं, बस लिख दिया गया है कि सभी लोग बाहर जूते उतार रहे हैं, बाकी पहले भी बाहर ही उतार रहे थे। ठीक है, लेकिन नए आदमी के लिए कोई भी एकदम ऐसा ना समझे गलती से ना ले आए अंदर, इस वजह से वो लिखा हुआ है। तो दरअसल सेक्युलरिज्म के रहते रहते जो है वो हिंदू राष्ट्र जैसा शब्द जब हम बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र जैसा शब्द बात करते हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, विवादास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सत्ता की बात करने लगते हैं कि सत्ता हिंदूवादी हो जाएगी। अगर हम कहें कि नहीं सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं कि समाज हिंदूवादी होगा, तो फिर तो हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक लाइफ स्टाइल है, हिंदुत्व एक सोचने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, तो आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व एक विचारधारा है, तो वो कोई खतरनाक नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं तो जिन कुरीतियों के कारण हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है वो कुरीतियाँ मध्यकाल में आई हैं, है ना। ओरिजिनल वैदिक काल में जाएंगे तो आपको हिंदुत्व बहुत श्रेष्ठतम रूप में मिलेगा। वेदों में कोई बहुत ज़्यादा गणित चीज़ें नहीं मिलेगी, जाति व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की स्थिति खराब नहीं है, शोषण नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, चालबाजी नहीं है, धंधा नहीं है। बाद में जाकर के धर्म एक धंधा हुआ है, धर्म में चालबाजी घुसी है, धर्म में जातिवाद आया है, महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, तो बहुत सारी विद्रुपताएं जो पैदा हुई और जिसकी वजह से लोगों को हिंदू धर्म को गाली देने का मौका मिलता है या जिन वजहों से हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है वो वजहें पिछले 2000 सालों में तैयार हुई है। 2000 साल पहले वो वजह नहीं थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वैदिक सभ्यता जो है वो काफ़ी मैच करती है, काफ़ी मैच करती है। और दूसरी चीज़ है कि उस समय ना मूर्ति पूजा थी, ना मंदिर था, ना उसमें कर्मकांड थे, कुछ नहीं था। उस समय में जो चीज़ें थी वो प्रकृति की स्तुति थी, प्राकृतिक देवी देवता थे और वो एक थैंक्स का भाव था कि हमको जो ऑक्सीजन मिलती है यानी वायु है तो हम इसके लिए आपको थैंक्स करते हैं, उस टाइप की चीज़ें थी। तो बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल। बस ये था कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था तो यहाँ के जो अनार्य थे, जो आर्य नहीं थे, वो संस्कृत नहीं बोलते थे तो वो उसको समझ नहीं पाते थे और वो उनके लिए था भी नहीं, ऐसा माना गया था। तो ये जो संघर्ष पैदा हुआ, इस संघर्ष की वजह से जो तैयार हुई चीज़ें, तो उस वजह से वो हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करने का मौका मिलता है। तो अगर हम उस पिछले 2000 सालों में जो कचरा तैयार हुआ हिंदू धर्म में, अगर उसका राज स्थापित करना चाहते हैं और उसको राष्ट्र बोलते हैं तो फिर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन आएंगे, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन सब कचरे को साफ किया। और 2000 साल की जो गलतियाँ थी और जिसकी वजह से समाज में भेदभाव आया, उन 2000 सालों को के जो भी दुख थे, दर्द थे, उनको मिटाने का काम किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हमारे देश को चलाने का सबसे मॉडर्न तरीका है, जबकि 75 ईयर पुराना है, लेकिन इसमें जो सुविधा है बदलने की। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि नहीं हम पुराना ढर्रा वापस ले आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फिर भ्रम होगा, वो खुद ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उतना मौका नहीं देता।
है ना, क्योंकि ये देश जो है ये बहुत बहुत डाइवर्स कंट्री है। मैंने अभी बताया केवल 2% ज़्यादा वोट आए हैं, ज़्यादा वोट नहीं आए हैं, है ना। और ये 2% भी वो लोग हैं जो परंपरागत वोट रहा होगा कांग्रेस का। देखिए बीजेपी का जो फिक्स वोट बैंक है वो तो फिक्स वोट बैंक है, उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो बीजेपी को पसंद करते हैं, इसलिए बीजेपी को वोट डालते हैं। निश्चित रूप से अगर लोकप्रियता बढ़ी है, वोट की संख्या बढ़ी है, तो जो लोग कांग्रेस को पसंद करते थे उन्होंने कांग्रेस को का साथ छोड़ करके बीजेपी में आए, तभी तो वोट बढ़े। या तो रीजनल पार्टीज को छोड़ा है या फिर कांग्रेस को छोड़ा है, अदरवाइज बढ़े कैसे हैं? बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़े हैं वोट बीजेपी के, तो फिर कहाँ से आए हैं? वो कांग्रेस से माइग्रेट होकर के आए। तो माइग्रेट होकर के आए हैं तो वो बहुत ही जो है डेलिकेट वोट है, वो बहुत स्थायी और पक्के वाले वोट नहीं है, कट्टर वाले वोट नहीं है, उनको खिसकते टाइम नहीं लगेगा। वो बीजेपी के जो आश्वासन हैं, बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी के जो आकर्षक गिफ्ट हैं, जो जिसको हम रेवड़ी भी बोलते हैं, उन सबको देख करके आए हुए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में वो लाडली बहना वाला है, या ऐसी चीज़ों को देख करके उन्होंने अपना मत बदलाया और उनको लगा इस कांग्रेस को थोड़ा साइड में करो, हमको बहुत साल हो गए, अब हम थोड़ा सा इसे ट्राई करें क्योंकि ये बेस्ट है। जब उनको लगेगा कि ये बेस्ट नहीं है बल्कि इस तरह की हरकतें हैं, तो फिर वो एकदम शिफ्ट कर जाएगा। वापस शिफ्ट होते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 70 साल से जिसके पास थे उसको धोखा देते हुए उनको टाइम ही नहीं लगा, 1 मिनट में दे दिया उन्होंने। तो यहाँ निष्ठा नहीं है। निष्ठावान कार्यकर्ता या निष्ठावान वोटर जो हैं वो ऑलरेडी पहले से हैं, और उनसे सरकार नहीं बन सकती, उनसे सीटें बहुत कम आती हैं, यानी आपको हमेशा नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात मैंने इसके साथ बताई। इसका कारण ये था कि संविधान जो है वो, देखिए संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, संविधान कभी भी खतरे में नहीं हो सकता। कई बार कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो आरोप लगाती है कि संविधान खतरे में है, ऐसे ही धरती भी कभी खतरे में नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। खतरे में हम ही लोग रहेंगे खतरे में नागरिक है, संविधान नहीं है खतरे में। खतरे में यहाँ कौन है? नागरिक। और इसमें कौन रहेगा? मनुष्य। जब हम बोलते हैं धरती खतरे में है, ग्लोबल वार्मिंग, वो खतरा वतरा कुछ नहीं है। आप किसी पहाड़ पे, हिमालय पे कुछ बनाना नहीं चाहिए, ज़्यादा रोड वगैरह और नहीं खींचना चाहिए। आप ज़्यादा खींच दोगे पानी आएगा, सबको बहा ले जाएगा, तो खतरे में कौन है? हिमालय प्रकृति खतरे में है क्या? वो तो बराबर कर देगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, आप गर्मी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, करते रहो, वो सब उल्टा सीधा बारिश वारिश करके वो अपना सब बराबर कर देगी। धरती की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको अपनी चिंता करनी है, इसलिए धरती को खराब नहीं करना है, ठीक है। लोग धरती की चिंता कर रहे हैं कि इस ग्लोब का क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही संविधान की चिंता करने की आवश्यकता है। संविधान अपने आप को बराबर करना जानता है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है हमारा संविधान, बहुत मजबूत है ना। ना उसको बीजेपी खराब कर सकती है, ना कोई और पार्टी कर सकती है। उसका डर भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि संविधान खराब हो जाएगा, संविधान ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। संविधान को कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो ऐसे ही सिरफिरे लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है, संविधान को ऐसा बना दिया है, परम पवित्र पुस्तक बना दिया है। कई लोग आलोचना करते हैं कि ये तो परम पवित्र पुस्तक तो जैसे गीता है ना, तो परम पवित्र पुस्तक तो जैसे गीता है, तो आप गीता में बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ तो बाबा साहब जो है खुद ही बदलाव करने की सुविधा करके गए हैं उसमें। गीता में कोई बदलाव करके बता सकता है? नहीं। कृष्ण ने जो ये सेंटेंस कहा था अर्जुन को, इन 4 लाइनों को हम परिवर्तित करते हैं संविधान संशोधन, मतलब गीता संशोधन नंबर फलाने से, कोई कर सकता है? धर्म संसद कर सकती, शंकराचार्य लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जो हो गया वो हो गया। लेकिन संविधान तो उस तरह से, वैसी पुस्तक होली बुक की तरह तो नहीं लिया है। संविधान तो बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जब जब समय आता है, जैसी जैसी ज़रूरत होती है, संविधान में बदलाव आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। खुद बाबा साहब के रहते रहते बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे, 8-10 हो गए थे, और वो खुद जानते थे कि अमेंडमेंट से ही ये टिक पाएगा। वैसे भी कोई धर्म, कोई किताब, कोई सिद्धांत, कोई कानून, कोई प्रथा, कोई विचारधारा तब तक ही बनी रह सकती है जब वो समय के साथ अपने को संशोधित करती रहे। जो धर्म, जो किताब, जो विचारधारा समय के अनुसार अपने को बदलती नहीं, वो कालांतर में नष्ट हो जाती है, वो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ वो ढलना पड़ेगा उसको।
समय के साथ जब आप उसको ढालते जाओगे तो चीज़ें बदलती जाएगी, ठीक है ना। जैसे वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी जब बना था तब कैसा था, ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलर आया, फिर आया नहीं। आप आधार कार्ड से भी वोट डाल सकते हैं, आप इससे भी डाल सकते हैं, उससे भी डाल सकते हैं, कई तरह की शिथिलताएं देना पड़ती है, तब जा करके वोट पड़ेंगे। आपने पकड़ लिया कि नहीं आधार कार्ड नहीं होगा तो वोट नहीं डाल सकते, वोटर आईडी नहीं होगा तो नहीं डाल सकते, तो ढेरों लोग नहीं डाल पाएंगे। तो फिर बाद में वोटिंग परसेंटेज आपका इतना नीचे चला जाएगा कि फिर आप बिना आईडी के करवाना चाहोगे, वो और गलत हो जाएगा। तो आपने 10-15 आईडी का फिर आपने रास्ता बता दिया। तो ये सब सुविधाएं देनी पड़ती है, ठीक है। तो जितना रिजिड होगा, जो धर्म जितना कट्टर होगा, जितना रिजिड होगा, उसका नष्ट बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, उसका समय बहुत नज़दीक है। क्योंकि अभी अगर कोई कह दे कि नहीं जो हिंदू है वो कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनेगा, जो सभी हिंदुओं को चोटी रखनी होगी, सभी हिंदुओं को सुबह सबसे पहले मंदिर जाना होगा, उसे तो अभी आपका हिंदू धर्म की काउंट कर लो, ऐसा हिंदू धर्म काउंट कर लो जो तिलक लगाता हो, जनेऊ पहनता हो, चोटी रखता हो, पैंट शर्ट नहीं पहनता हो, धोती पहनता हो, और रोज़ सुबह किसी भी काम को करने से पहले मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, फिर खाना खाता हो। ऐसे तो हिंदू फिर आपको अल्पसंख्यक हो जाएगा फिर तो हिंदू धर्म। आपने छूट दे रखी ना कि आप पूजा करो तब भी ठीक है, मंदिर जा पाओ नहीं जा पाओ तब भी हिंदू हो, ठीक है। तो अभी जो हिंदू है वो धार्मिक रूप से हिंदू है या फिर कानूनी रूप से हिंदू है? हम एक फॉर्म आता है हिंदू धर्म का, हम आता है कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें हिंदू वाली धर्म वाली जगह पे क्या भरते हैं? हिंदू। वही तो हिंदू है। अभी धर्म वाली जगह पे हम कॉलम में क्या भरते हैं? हिंदू भरते हैं, तो हम हिंदू हैं। अदरवाइज हम हिंदू हैं क्या? हिंदू धर्म की किसी शंकराचार्य से और किसी से व्याख्या करवाओ और फिर देखो तो हिंदू धर्म के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। मुसलमानों के पास फिर भी कुछ शरीर में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कम से कम जुम्मे की नमाज अधिकांश लोग कहीं न कहीं पढ़ लेते हैं। हम लोगों का तो एक सप्ताह का एक दिन भी नहीं है कि जिसमें हमारा मंदिर जाना फिक्स हो, ठीक है। केवल अंतिम संस्कार सब हिंदुओं का होता है। अंतिम संस्कार ने हिंदू धर्म को थोड़ा थोड़ा बचा रखा है, और एक विवाह संस्कार ने। अंतिम संस्कार चूंकि शरीर में बदबू आएगी तो घर में रख नहीं सकते, ठिकाने तो लगाना ही है, तो वो मजबूरी है, इस वजह से हिंदू धर्म बचा हुआ है। और दूसरा, आदमी को शादी करनी है, इस वजह से हिंदू धर्म बचा हुआ है कि किस पद्धति से करे, तो कोर्ट में करेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर होगा तो, अदरवाइज इसी 7 फेरे से और अग्नि के सामने होना, इससे हिंदू धर्म बचा हुआ, अदरवाइज हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म समाप्त हो चुका है, न तो वेशभूषा में है, न शारीरिक संरचना में है, न चोटी है, न जनेऊ है, न तिलक है, न वैसी विचारधारा बची है सर्वे भवन्तु सुखिना वाली। सब उपभोक्तावाद में है, कमर्शियलिज्म मटेरियलिज्म में लगे हुए हैं। न त्याग की प्रवृत्ति है, न सन्यासियों और साधुओं और शंकराचार्यों के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा कि उनके निर्वाह के लिए अपने आय का कुछ अंश देते हों, वो भी नहीं कर रहे। तो वो तो खतरे में है ही, देखा जाए तो, ठीक है, वो तो खतरे में आ ही गया। क्योंकि सभी लोग जो पहन रहे हैं, केक काट करके जन्मदिन मना रहे हैं, हम गायत्री प्रवाह में दिया जलाते हैं, दीपक जला करके जो है वो जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, तो जितने हिंदू हैं वो सब केक खा रहे हैं ना, केक खाते हैं, केक काटते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। अभी क्रिसमस आएगा, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाएंगे। चले जाइए उधर 4 इमली और उधर जितने IAS IPS ऑफिसर, उनके घर में जो क्रिसमस ट्री पे लाइट्स मिलेगी आपको, सब हिंदू है, क्रिसमस मना रहे हैं। तो वो, और सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं क्या? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो सब बचा नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है, सब साम्राज्य। तो फिर ऐसे में किसी भी चीज़ की जिद करने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन, वो होली बुक उस तरह की तो नहीं है, लेकिन वो अपरिहार्य, इनएविटेबल है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसमें आपको ज़रूरत है कुछ बदलाव की, तो संसद में जाइए, स्पेशल मेजॉरिटी से उसको चेंज कीजिए। 368 में वो चेंज होगा, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। अगर पूरे देश भर के लिए कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी लगेगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें बदलाव हो जाएगा। बहुत काम की चीज़ है, आप बदलाव कर सकते हैं।
अदरवाइज आप फालतू कुछ भी बात करेंगे, कुछ होगा नहीं, होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारे कर्मचारी, हमारा पूरा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है। सब लोगों को जो जॉब सिक्योरिटी मिली हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, तो सबसे फंडामेंटल लॉ है। बाकी लॉ से फिर सब वहीं से निकले हैं। बिना लॉ के किसी भी समाज को गवर्न नहीं किया जा सकता। कानून से ही हम सब लोग गवर्न होते हैं। पिछली बार भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो कानून से ही जब हम सब गवर्न होते हैं तो कानून का सोर्स क्या है? तो हम हर चीज़ पे देखते हैं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करते हैं कि उसकी संवैधानिकता कितनी है। कहीं वो संविधान के किसी दायरे में जाकर के लुप्त तो नहीं हो जाता वो कानून। कहीं संविधान में जो मूल अधिकार हैं, संविधान में जो बेसिक बहुत सारे सिद्धांत हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वाले, वो उनका वायोलेशन तो नहीं करता। जब वो उनका वायोलेशन नहीं करता तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है कि ये लॉ बेस्ट है, ये एप्लीकेबल है, ये अप्लाइड है और ये समाज में लागू होना चाहिए। तो हम सब रूल ऑफ लॉ, उसी लॉ से ही गवर्न होते हैं, है ना। वो धर्म लॉ नहीं है, ध्यान रखिए। धर्म कभी लॉ का स्थान नहीं ले सकेगा, क्योंकि हम धार्मिक नहीं हैं, ठीक है ना। हम धार्मिक बचे नहीं हैं। वो तब होता है कि जब आप किसी कथा में जा रहे हैं, किसी हवन में जा रहे हैं, बहुत बड़े यज्ञ में जा रहे हैं, उसकी यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन वहां पे भी जेब कतरे मिल जाएंगे आपको, वहां पे भी चेन स्नैचिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली तो बाबा जी जो कथा बोल रहे हैं वो याद आएंगे कि टीआई याद आएगा, थाना इंचार्ज याद आएगा? एसएचओ के पास जाएंगे ना दौड़ के। बाबा जी से ज्यादा किसी महिला का 2 लाख का चेन गायब हो गया कथा में, अब उसका मन लगेगा बाबा जी के वहां? किसको याद करेगी वो? एसएचओ को। कानून भाई, एक बार हम चले जाएं थाने में, एक बार लिखा दें, ताकि कभी चोर पकड़ा जाए तो हम पहचान लें अपनी। कोर्ट से ही मिल जाए चाहे हमको, लेकिन चेन मिल जाए वापस कैसे भी करके। लेकिन मिलने की संभावना कहाँ है? बाबा जी के चरणों में जाके बोलेंगे क्या कि हमारी चेन दिला दीजिए? क्यों? वो तो बड़े चमत्कारी, बड़े धुरंधर हैं। तो फिर हम किसको बोलेंगे? किसको बोलते हैं? एसएचओ को बोलते हैं। इसका मतलब कौन इंपॉर्टेंट है? वो नहीं है, यथार्थ में नहीं है, मन बहलाने के लिए है, मन बहलाने के लिए है, यथार्थ में नहीं है। हत्या हो जाए आपके किसी साथी की, आप 4 लोग कथा सुनने गए थे, तो थोड़ी देर बाद आप बाबा जी के गेट पे मिलेंगे या पोस्टमार्टम रूम के गेट पे मिलेंगे? डेड बॉडी ले जाने के लिए पोस्टमार्टम रूम के गेट पे मिलेंगे ना। तो कानून, हर जगह कानून है। और आप ये चाहेंगे कि कथा अनवरत चलती रहे, या आप चाहेंगे कि हत्यारे पकड़े जाएं? कथा सेकेंडरी हो जाएगी, हत्यारे पकड़े जाएं प्राइमरी, है ना। आपके मन में जो गुस्सा होगा वो ये होगा कि आखिर ये हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? हत्यारे पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपका साथी है। और किसी का बेटे के साथ हो जाए तो इसलिए हम लोग, चूंकि ये जो बना हुआ है ना शरीर, मटेरियल का है, मटेरियल का शरीर है। और मटेरियल का मतलब होता है स्वार्थ, मटेरियल का मतलब है स्वार्थ। और हमारे अंदर की जो आत्मा है उसका मतलब है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसका भोजन है कथा, उसका भोजन है अध्यात्म। आत्मा का भोजन है ईश्वर, ईश्वर की आराधना, ये आत्मा का भोजन है। लेकिन पल पल पर जैसे कोई आदमी बहुत अच्छी आहुति दे रहा है, आंख बंद है, मंत्र भी चल रहे हैं, आहुति चल रही है, भगवान में मन भी लग रहा है, लेकिन अचानक से उसके पाँव पे गरम किसी की लकड़ी या कुछ गरम गरम घी किसी ने गिरा दिया, तो मंत्र के बीच में क्या निकलेगा? एकदम से परमार्थ से, उससे परमार्थ होता है, स्पिरिचुअल से। और जो हमारी आत्मा है उससे परमार्थ होता है। और शरीर जो होता है इसके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये स्वार्थ है, ये भौतिक है और ये स्वार्थ है। तो पाँव पे जैसे ही गिरेगा एक गाली निकलेगी या फिर उसको डांट निकलेगी, तुम में तमीज नहीं है, ऐसे ऐसे गिराते हैं। ये कहाँ जा रहा है? खास करके बुजुर्ग लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है। हवन में हमारा अनुभव है, वो भले कितना भी भक्ति भाव हो, थोड़ा सा भी, मतलब पाँव पे कुछ नहीं गिरा है, ऐसे ही किसी ने आहुति थोड़ी सी गलत दे दी, इतने में चला दिया, ऐसे देते हो आहुति, वो पूरा अपना दुर्वासा जगा लेता है आदमी। तो ऋषि बदलते देर नहीं लगती, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है,
ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ है जिससे पूरा का पूरा देश चल रहा है। जहाँ हम बात कर रहे हैं केवल एक मर्डर की, एक चेन चोरी होने की, उसमें जो लॉ हैं वो तो छोटे छोटे लॉ हैं। समाज की छोटी छोटी घटनाओं को गवर्न करने वाली बातें, वो तो पूरे देश का संचालन है, पूरे देश का संचालन है। और वो इतना बेस्ट है कि बिना रक्तपात के हमारे यहाँ सत्ताएं बदल जाती है, बिना रक्तपात के। प्रधानमंत्री नया आता है, पुराना वाला चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो मारने का प्रयास करता है। पहले सत्ता परिवर्तन कैसे होते थे मुगलों के समय में, राजाओं के समय में? हिंदू राजा भी पितृहंता रहे हैं, मुसलमान भी पितृहंता रहे हैं। हिंदू मुसलमान सभी। मारकाट, अशोक के बारे में क्या कहा जाता है? उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। 99 चलो गलत होगा, लेकिन 10-15 की तो की होगी। अच्छे खासी संख्या में उसने अपने भाइयों को मारा। तो इसका मतलब सत्ता रक्तपात से भरी हुई थी, रक्त रंजित सत्ता थी। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंटली, जो हार गया वो मुख्यमंत्री क्या करता है? चला जाता है कि नहीं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चले गए, केंद्र में बना दिए गए, नए मुख्यमंत्री आ गए। कोई रक्तपात हुआ? या कभी आपने FIR देखी? या झगड़ा हुआ था, उसने उसको थप्पड़ मारा, तू कैसे आया, ये वो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। ये सब कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तो इतना बेस्ट चीज़ है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। आप परिवर्तन करना है अपने, और अगर इसमें को बेटर बनाना चाहते हैं, बेटर बना लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए। लेकिन उसमें चूंकि ये अभी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ख्याली पुलाव टाइप है, वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर डेडलॉक पैदा हो गया या और कुछ है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार होंगे जो भी उसके साथ बड़ा छेड़छाड़ करेंगे, बड़ा बदलाव करेंगे, फिर उसके जो परिणाम है वो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो एनार्की जो है वो कोई नहीं चाहेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान उसी वर्ग को होगा जो बदलाव चाहता है, क्योंकि जो लोग बदलाव चाहते हैं उन्हीं के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग बदलाव नहीं चाहते कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे पड़े, खास करके दलित लोग, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास अच्छे मकान नहीं है, अच्छी दुकानें नहीं हैं, वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड नहीं है। दरअसल जो वर्ग बदलाव चाहता है उसके पास बहुत कुछ है खोने को। और अराजकता आती है तो फिर उसी को नुकसान होता है जिसके पास कुछ है। कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन हो गया, तो जो मजदूर था उसको फिर भी काम मिलता रहा। आपने देखा मजदूरों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। झोपड़ी में रहने वाले को अपना जो काम चलाना था उसको राशन भी मिल गया था, और मजबूरी में थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता था, थोड़ा सा, तो इतना काम हो जाता था। लेकिन जिसका रोज का 1 लाख रुपया किराया लग रहा हो चीज़ों का, और उसकी 1 महीना 2 महीना दुकान बंद रहेगी, तो उसका क्या हाल होगा? ठीक है, तो हमेशा खोता वही है जिसके पास ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने वाले को ही खोता था। देखा जाए तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए ना बना करके उस वर्ग के लिए बनाया है जिसके पास बहुत कुछ है। ठीक है ना? क्योंकि पुलिस किसको बचाती है? उसका रिपोर्ट पहले लिखती है, या कि किसी बड़े सेठ के यहाँ अगर कोई थोड़ा सा कांच वाँच तोड़ जाता है या कोई गड़बड़ कर जाता है, तो वो बहुत आसानी से पुलिस का उपयोग कर पाता है। पुलिस का उपयोग कौन अच्छे से कर पाता है? वकीलों का उपयोग कौन अच्छे से करेगा? कोर्ट का उपयोग कौन अच्छे से कर लेगा? तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है जो ऊपर वाले पायदान पे। संस्थाएं उसी को बचाती, संस्थाएं भी उसी को बचाती। सुप्रीम कोर्ट का भी सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा? पैसे वाला आदमी। जो हमारी सामान्य कोर्ट है उनमें न्याय मिलता है, लेकिन न्याय किसको मिलता है? गरीब को मिल पाएगा? तो दरअसल ये जो प्रोटेक्ट करता है केवल फंडामेंटल राइट्स के नाम पे, उसको लगता है कि उसकी जान नहीं ले सकते आप, उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, उससे बेगारी नहीं करा सकते, उसकी जान नहीं ले सकते राइट टू लाइफ के तहत। अदरवाइज तो पूरा अपर कास्ट को और अपर वर्ग को, और जो वर्ग इंजॉय कर रहा है समाज में, जो प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, वही तो इंजॉय कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही तो उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे। अब हटा दीजिए वो दीवार कॉन्स्टिट्यूशन की और मॉब को छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कौन कौन सामने आके आप संस्थाओं को याद कीजिएगा कि अरे अभी हम फोन लगाएंगे 100 पे तो पुलिस आ जाएगी। कहां से आ जाएगी? आपने खत्म कर दिया हो। एक बार इसको हटा दीजिए, फिर उसके बाद देख के जब सारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर कौन मार्शल लॉ लगाएगा? कौन यहाँ पे गोली मारने का आदेश देगा? कौन आंसू गैस छुड़वाएगा?
मजिस्ट्रेट खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो पावर ही नहीं है उसके पास। उसकी पावर को मानेगा कौन? यही तो अराजकता है। ठीक है, तो वो दृश्य मैंने दिखाया कि उसके अभाव में क्या हो सकता है, उसके होते हुए एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलनता के हिसाब से आप चेंज कीजिएगा, म्यूटेशन न कीजिएगा, उत्परिवर्तन नहीं। अचानक से बहुत बड़ा चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। एडाप्टेशन वेरिएबिलिटी उसके अंदर है, आप केवल एडाप्टेशन कर सकते हैं। अनुकूलनता, संविधान को अनुकूलित कर दीजिए, समय के हिसाब से अनुकूलित कर दीजिए, समाज के हिसाब से, समाज जैसा जैसा है वैसा अनुकूलित कर दीजिए। अगर उसको उत्परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर खौफनाक है। और कभी भी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट देखने के लिए, परिवर्तन के साइड इफेक्ट देखने के लिए 8-10 साल लगते हैं। और आपने कोई बड़ा परिवर्तन डिजास्टर्स कर दिया और मॉन्स्टर तैयार कर दिए बहुत सारे उसकी वजह से, तो 8-10 साल में तो चट कर जाएंगे, सब कुछ खत्म कर जाएंगे। 10 साल ऐसे परिवर्तन करके साइड इफेक्ट ही इतने होंगे कि डेथ हो जाती है। कई बार साइड इफेक्ट हमको विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एलर्जी की दवाइयाँ, तमाम प्रकार की दवाइयाँ खा के साइड इफेक्ट्स को ख़त्म करते हैं, स्टेलमेटेशन करते हैं और स्थिति को फिर से साम्यावस्था की तरह लेके आते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट हो गए। लेकिन कई बार साइड इफेक्ट की वजह से डेथ हो जाती है। तो संविधान को उतना ही डोज दीजिए, संविधान को उतना ही परिवर्तन कीजिए। आंशिक परिवर्तन होते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, एक एक अनुच्छेद में छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं जो समय के हिसाब से एडाप्टेशन कहलाते हैं। अगर उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज करने की कोशिश की तो फिर उसके साइड इफेक्ट खतरनाक होंगे। ठीक है ना, तो ये सबक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था कंटेम्प्रेरी पीरियड के हिसाब से। और ये आपको, ये मैंने सार बताया है। अभी आप द हिंदू पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो वो अलग अलग तरीके से फिर इसके यहाँ तक लेके आएंगे इस चीज़ में, लेकिन जिस्ट यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद हमने इसीलिए इस प्रकार का बनाया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक और है 61, इम्पीचमेंट 61 किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, 2/3 बहुमत से पास करना होगा। और इम्पीचमेंट में भी स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, यहाँ पे भी उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे। और इम्पीचमेंट में राष्ट्रपति को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना होगा अगर नेगेटिव जाती है तो। भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है अभी कि इम्पीचमेंट लाया गया हो। अभी उपराष्ट्रपति के प्रति लाया गया है एक तरह से, तो उसको इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे। बाकी किसी को रिमूवल की, जो बाकी लोगों के जो उसको बोलेंगे रिमूवल की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया, उसको इम्पीचमेंट वर्ड नहीं देंगे। तो उपराष्ट्रपति का दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं लाया जाना चाहिए था, लेकिन लाया गया है। तो उपराष्ट्रपति को भी सोचना चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं में सभी को रहना है। ठीक है, लाने वालों को भी रहना है और जिसके प्रति लाया गया है उसको भी रहना है, दोनों चीज़ें, दोनों को रहना है। तो ऐसी कोई अवस्था आने ही नहीं देना है कि ये स्थिति पैदा हो। ठीक है, अगर आपका व्यवहार ऐसा होगा तो फिर कोई नहीं लेके आएगा। तो व्यवहार दोनों को ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकार भी और कर्तव्य भी, अधिकारों और कर्तव्यों का समन्वय होगा तो वो खूबसूरत होगा। अदरवाइज फिर टूल्स, टेक्निक्स ये जो हैं जितने भी ये इस्तेमाल होंगे संविधान में जो है, ठीक है, दोनों के लिए होंगे। उनके भी रिमूवल की प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति सदस्यों को हटाएंगे, निलंबित करेंगे, और फिर जहाँ राष्ट्रपति को हटाया, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस लागू होगी। ठीक है, सेकेंड है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट 63 से शुरू होता है, 63 से वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट हमने जो लिया है, बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति पद लिया है, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो
वहाँ से फिर डिफरेंट है। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जब आएगा तो वो केवल थोड़े समय के लिए 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का काम करेगा उसकी जगह पे। राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसकी जगह पे 6 महीने के लिए काम करेगा। उसके बाद फिर आपको राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से कराना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति, जहाँ से हमने उपराष्ट्रपति पद लिया है, वहाँ अगर राष्ट्रपति की डेथ होती है 1 साल बाद भी, तो बाकी का टेन्योर पूरा करेगा। बाकी के जो 3 साल हैं वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे पूरा करेगा। तो वहाँ का उपराष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर भी वो कांग्रेस का एक तरह से सभापति है। हमारे यहाँ इसको राज्यसभा का सभापति माना जाता है। तो उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर कोई वेतन, सुविधाएं, भत्ते, अलाउंसेस कुछ नहीं होते। तो जो कुछ भी उपराष्ट्रपति को सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, जितनी भी उसको सुविधाएं मिलती हैं, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलती है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से डिफरेंट होगा। तो एक नोट्स बना लीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति आता है सेकंड हाईएस्ट। लेकिन जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो वहां पर स्पीकर सेकंड नंबर पे आएगा। स्पीकर ज्वाइंट सिटिंग जब भी होगी तो स्पीकर चेयरमैन होगा, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप कौन करेगा? चेयरपर्सन कौन होगा? स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग में, संयुक्त बैठक में। तो उपराष्ट्रपति तभी बैठेंगे जब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम कर रहे हैं। स्पीकर की एक और विशेषता होती है कि स्पीकर जो है वो वोटिंग राइट रखता है। वोटिंग राइट रखता है। जब भी कभी डिसाइसिव होता है, एकदम टाई हो गया, तो स्पीकर वोट कर सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकता। स्पीकर के अगेंस्ट, स्पीकर की खुद की रिमूवल की प्रक्रिया चल रही है, तब स्पीकर फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है। टाई होने पे नहीं, पहले ही पहली बार जो वोटिंग चल रही है उसी में वो वोट डाल सकेगा, अपने हटाने की प्रक्रिया के टाइम, फेवर में या अगेंस्ट में, जो भी। तो आप फेवर में तो क्यों करेगा, अगेंस्ट में ही करेगा। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया के विरोध में ही वो करेगा, अपने हटाने की प्रक्रिया में। कुछ लोग त्यागपूर्ण प्रवृत्ति के हों तो हो भी सकता है, कर लें। ठीक है, बाकी वो टाई के टाइम करेंगे, है ना। जब कभी होगा तो डिसाइसिव, निर्णायक मत की जरूरत है, बराबर हो गया तो स्पीकर आएगा, अपना वोट डाल जाएगा, तो फिर वो निर्णायक होगा। ये सब प्रक्रियाएं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के उसमें नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है उस टाइप से वहाँ काम नहीं करता। उपराष्ट्रपति बाकी तो राष्ट्रपति की जगह काम करेगा इमरजेंसी में, और उसमें सामान्यतः हम जो देखते हैं वो उद्घाटन करता फिरता है और दुनिया भर में घूमता है डेलीगेशन के साथ, और उसमें चीफ होता है। तो वो इस तरह के काम है। बाकी राज्यसभा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक डेप्यूटी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं, ये इनकी एक लिस्ट होती है लंबी। तो वो उसकी जगह पे बैठते हैं। आपने देखा होगा कि डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर। तो अगला जो है वो स्पीकर और यही है। ठीक है, तो अगला तो हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और वो सब पढ़ते हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने डेप्यूटी स्पीकर बनाया नहीं है। तो ये मोदी जी जब से आए उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया। डेप्यूटी स्पीकर का पद क्या काम करता है? जब कभी स्पीकर नहीं होंगे तो उसकी जगह पर, और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन की उद्घोषणा जो है वो खुद स्पीकर करते हैं। स्पीकर की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। स्पीकर चुना जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? राष्ट्रपति। फिर डेप्यूटी स्पीकर का निकालेगा
स्पीकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा विवाद हो जाता है। फिर यहाँ पर भी डेप्यूटी स्पीकर के बाद में चेयरमैन अलग अलग रहेंगे। लोकसभा के अध्यक्षों की 10 लोगों की एक सूची होती है हर साल, तो उनमें से किसी किसी को बिठाते रहते हैं। इसलिए आप सुबह देखते होंगे कि ओम बिरला बैठे हैं, शाम दिन में पता नहीं कौन आ गया, उसका चेहरा भी नहीं जानते आप। तो 10 लोगों की लिस्ट में से होता है। उधर भी 10 लोगों की लिस्ट होती है, इधर भी 10 लोगों की लिस्ट होती है। उनमें से किसी को भी जो थक जाता है, चाय पानी के लिए गया है, तो दूसरे को उसको काम दे जाते हैं कि अब तुम डंडा संभालो, हेड मास्टर। ठीक है, तो मॉनिटर टाइप हो जाता है वो सभा का, वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सीनियर हो, जो भी उनका क्राइटेरिया हो, ऐसे 10 लोग बना दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कोई वेतन भत्ते और वो कुछ नहीं होता है, केवल स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के ही होते हैं। और इन सब के वेतन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं, भारत की संचित निधि पे। भारत की संचित निधि का मतलब, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है वो पब्लिक अकाउंट नहीं है। पब्लिक अकाउंट के जितने चीज़ें हैं वो सरकार के जो टैक्स आए हैं, टैक्स से आए हुए पैसे पब्लिक अकाउंट में जाते हैं, और उसको खर्च करने के लिए हमेशा वोटिंग की ज़रूरत होती है, सांसदों की अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। सांसद वोटिंग के जरिए अनुमति देते हैं, जैसे कि बजट में देते हैं, वोट ऑन अकाउंट पर देते हैं, डिफरेंट टाइप के जो और खर्चे के जो चीज़ें आती है, मनी बिल आते हैं, उसके तहत ये सब अनुमतियाँ दी जाती है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, है ना, बजट पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो उनके तहत जो है अनुमतियाँ संसद के माध्यम से दी जाती है, तो वहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं। वो जो होता है वो पब्लिक अकाउंट होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो एक ऐसा अकाउंट है जहाँ से पैसे देते समय संसद से पूछना नहीं होता, तभी वो निष्पक्ष रह के काम कर पाएंगे। वेतन भत्ते, उनके अलाउंसेस, वो जो भी हैं, सैलरीज, वो सब वहाँ से निकलेगी। स्पीकर की भी, डिप्यूटी स्पीकर की भी, वाइस प्रेसिडेंट की भी और प्रेसिडेंट की भी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी, अटॉर्नी जनरल की, और उधर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, अध्यक्ष यूपीएससी के चेयरमैन के। तो ये सब लोगों का वेतन वहाँ से निकलने का कारण ये है कि अगर संसद के भरोसे अगर उसको रख दिया तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर वो रिड्यूस कर देते हैं, अगर वो संसद सदस्य जो है प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि हम तुम्हारा वेतन कम कर दें अगर तुमने हमारा मदद नहीं किया। इसलिए स्पीकर का पद बहुत ऊंचा है, वो संसद से काफ़ी ऊंचा है। सांसदों के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है, उसको सरकार के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यवहार में ऐसा है कि वो केवल फॉलो करता है पार्टी के रूल्स को, और जो भी सरकार होती है उसी का एक तरह से चमचागिरी टाइप वो पूरा कचरा करके रखा हुआ है। जबकि स्पीकर का पद बहुत बहुत ऊंचा, बहुत ग्रेट पद है, बहुत ज़्यादा ग्रेट पद है। और ऐसा थेरेसा मे के समय में हुआ भी ब्रिटेन में। हमने ब्रिटेन से लिया है स्पीकर का पद, और थेरेसा मे के समय में हमने देखा है कि जब ब्रेग्जिट के ऊपर वो डिस्कशन चल रहा था तो स्पीकर ने अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर के काम किया, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने स्पीकर वाला रोल प्ले किया, पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं किया, आपको पता है। तो वहाँ का जो स्पीकर है वो इतना ग्रेट है, हमने उसी को कॉपी किया है, लेकिन हमने केवल पोस्ट का नाम कॉपी किया है, कैरेक्टर नहीं। ठीक है, कैरेक्टर कॉपी नहीं कर पाए हम लोग। तो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें तो दुनिया भर से ली है, लेकिन काश उसका कैरेक्टर भी ले पाते। कैरेक्टर होगा तो फिर बात बनेगी। वहाँ से लेने का मतलब ये था कि बहुत गरिमापूर्ण है, तो वहाँ एक तरह से वो पार्टी का मेंबर रहता ही नहीं है, उसके बाद वो पार्टी से उसका संबंध ही नहीं रहता। तो उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, है ना, उन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। किसकी वजह से? स्पीकर की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, और सरकार गिर गई। ठीक है, और विरोधियों को सरकार बनाने का मौका मिल गया, दूसरे लोगों को सरकार बनाने का मौका मिल गया। ऐसा किसी भारतीय इतिहास में कोई स्पीकर ऐसा कर पाएगा कि उसी का प्रधानमंत्री, उसी की जिस पार्टी से वो आता है, जिस पार्टी ने उसको बनाया, उस पार्टी की सब प्रधानमंत्री गिर जाए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े स्पीकर की वजह से, और उसी की पार्टी की सरकार गिर जाए, तब जाकर के वो निष्पक्ष है। उस लेवल का निष्पक्षता चाहिए, क्योंकि हमने कॉपी वो की है। तो हमने कॉपी किया है पोस्ट का नाम, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, इंग्लिश में हम स्पीकर बोलते हैं, हमने वो कॉपी किया है वर्ड। लेकिन वो कैरेक्टर कॉपी नहीं कर सकते ना, आसान नहीं है। कैरेक्टर कॉपी करना मतलब बहुत बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए,
बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, उसका विल पावर बहुत होना चाहिए, उसका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। और इतने बड़े चरित्र और इतना विल पावर और इतने बड़े आदमी को बनाएगी पार्टी कभी जो उसके लिए किसी दिन संकट बन जाए? ऐसे आदमी को पार्टी बनाएगी नहीं, और ऐसा आदमी बनेगा तो पार्टी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो निष्पक्षता दिखाएगा। खैर देखिए, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि भारत में कॉपी चेक करने के तरीके गलत हैं, भारत में पेपर बनाने के तरीके गलत हैं, उसके बावजूद भी हर साल आईएएस बन रहे हैं ना। एकदम कचरा दिमाग आदमी भी आईएएस बन रहा है, घटिया मानसिकता के लोग भी आईएएस बन रहे हैं, जो बिल्कुल भी लायक नहीं है वो भी आईएएस बन रहे हैं और नुकसान भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन बन ही रहे हैं, उसी प्रक्रिया से बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जिन नेताओं को नहीं चुना जाना चाहिए, जिनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। जो लोग लायक नहीं है उन्हें नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो बन रहे हैं। जिन्हें सत्ता नहीं चलानी चाहिए थी वो सत्ता चला रहे हैं। जिनको कानून बनाना नहीं आता वो कानून बना रहे हैं। तो सब चल रहा है। तो आपको इसी सिस्टम में अधिकारी भी बनना है, इसी सिस्टम में रहना है, तो चुनाव भी जीतना है। जो भी है इसी सिस्टम में जीत करना है आपको, खराब वाले में ही। ठीक है ना। आपको अगर साइकिल से कहीं पहुंचना है, बारिश हो रही है और कीचड़ भरा रास्ता है, तो अगर वैसा रास्ता है तो वैसे में ही पहुंचना है। आप कहेंगे रोड होता तो हम चले जाते, वैसा होता तो चले जाते, बारिश नहीं हो रही होती तो चले जाते, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी परिस्थितियां हैं उसमें आईएएस बनना है। जो भी परिस्थितियां, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, आप फ्यूचर में अधिकारी बनेंगे, आपकी शादी होगी, आपका परिवार होगा, आपको उसको पालना है। ठीक है। तो हम सबको वो काम करना होगा। हमारी बेसिक जिम्मेदारियां, देखिए किसी भी मनुष्य की दो बेसिक जिम्मेदारियां होती है। एक वो होती है कि जो हमको दुनिया में लेके आए हैं हम उनका ख्याल रखें, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, क्योंकि वो हमको दुनिया में लेके आया है। दूसरा, हम जिनको दुनिया में लेके आने वाले हैं, यानी जो परिवार बनाने वाले हैं, उसका भी हम ख्याल रखें। तो ये तो बिल्कुल निजी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद फिर आपका परोपकार, समाज और देश और वो सब चीज़ें। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है, और ये बिना अर्थ की आवश्यकता के हो नहीं सकता। बिना अर्थ की आर्थिक आवश्यकताएं हैं इसमें, और उसके लिए आप जॉब करते हैं, उसके लिए काम धंधा, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आप जो भी धंधा करेंगे, आप चुनाव भी लड़ते हैं तो अधिकांश लोग उसी के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग तो और भी फालतू चीज़ों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज़ को समझिए। जब आप इसी काम को करने वाले हैं तो इन्हीं परिस्थितियों में करना है। परिस्थितियों को आप दोष नहीं दे पाएंगे कि ऐसी होती तो वैसा कर लेते, वैसा हो तो वैसा कर लेते। इन्हीं परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ना है ना। क्योंकि अभी तक जो लोग बढ़े हैं उनके साथ भी स्थितियां ऐसी थी, उनके लिए कोई बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं थे, उनके लिए भी ऐसी स्थितियां थी, तब भी वो वहां तक पहुंचे और वो कामयाब हुए। ठीक है। उस समय जनसंख्या कम थी, रिसोर्सेज उतने कम नहीं थे, अब रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया है ना। सरकार ने भर्तियां कम कर दी है, और भी प्राइवेट सेक्टर में निकली है, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो नौकरियां खा रही है। अभी की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और ख़तरनाक वाली टेक्नोलॉजी आने वाली फ्यूचर में, और नौकरियां खाएंगी वो, तो उससे और नौकरियां कम हो जाएंगी, तो प्राइवेट सेक्टर संकुचित हो जाएगा। अधिकांश चीज़ें जो है वो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी जो टूल्स हैं वही सब उसको पूर्ति कर देंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां कम हो गई हैं। अधिकांश चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो आउटसोर्स करने लगी है। तो चुनौतियां भविष्य में और बढ़ने वाली हैं, युवाओं के, आने वाले युवाओं के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसलिए इस सिस्टम को समझिए। सिस्टम जैसा भी है उसको दोष देने से काम नहीं चलेगा, उसी सिस्टम में आपको बनना होगा, उसी सिस्टम में कानून बनाने होंगे, उसी सिस्टम में बने हुए कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कानून बनाने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें जो पहुंचना है आपको, तो भी पहुंचिए। नहीं पहुंच सकते तो सिविल सर्विसेज की तैयारी जो आप कर रहे हैं तो उसमें जॉब में पहुंचिए। कैसे भी करके आप लोगों को अपनी वो जो दो जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी, पलायन करने से काम नहीं चलेगा। तो उन दो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी बेसिक हो सकता है जैसी परिस्थितियों में, वो करिएगा। ठीक है। कल इससे आगे का प्रोसेस देखेंगे हम लोग, खास करके बजट की प्रक्रिया पे बात करेंगे। ठीक है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की